सार्थक कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर कॉमर्स की परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट वगैरह आदि में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है राष्ट्रीय आय का अर्थ जानेंगे, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग उस देश की क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। दूसरे शब्दों में जानेंगे, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। तो आपको पता चल गया होगा कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम वो होती है कि किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग जो होता है वो क्या कहलाती है, उस देश की नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी अवधि क्या होती है, आप सभी को पता होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो अवधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं। आगे है, सन 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी विशेष अवधि में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दोहरी बार गिने बिना मापा जाता है। राष्ट्रीय आय में जो एक समिति बनाई गई थी, राष्ट्रीय आय समिति, इसका गठन कब हुआ था, 1949 में। यह याद रखने योग्य है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं, जिसमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल रहती हैं। इसे ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए, मार्शल ने क्या कहा है राष्ट्रीय आय के बारे में, किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं भी शामिल रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, सभी प्रकार की उत्पादन और वस्तुएं और सेवाएं भी शामिल होती हैं। इसे ही देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। परिभाषा की विशेषताएं क्या हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार 1 वर्ष है। मार्शल ने राष्ट्रीय आय में विदेशों से अर्जित आय को भी शामिल किया है। राष्ट्रीय आय की गणना कुल उत्पादन के आधार पर न करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर की है। ये मार्शल की जो परिभाषा है उसकी ये विशेषताएं हैं। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, प्रोफेसर पीगू ने क्या कहा है। राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है एवं जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। तो मार्शल और पीगू की जो परिभाषा है उनमें क्या क्या अंतर है। मार्शल ने किसी देश के श्रम और पूंजी को उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के उत्पादन से संबंध किया, जिसमें सभी सेवाएं भी शामिल हैं। ठीक है, और पीगू ने क्या कहा है, राष्ट्रीय आय जो होती है समाज की वस्तुगत आय का भाग होता है जिससे मुद्रा में मापा जा सकता है, और इसमें साथ ही साथ विदेशों से भी प्राप्त आय शामिल होती है। पीगू की परिभाषा की क्या विशेषताएं हैं। मुद्रा को मूल्यांकन का आधार बनाकर पीगू ने अपनी परिभाषा को सरल एवं स्पष्ट बना दिया है। अगला है, राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है। तो ये चीज़ें कॉमन हैं। इसमें क्या है, इसने क्या किया है, जो बचत है, राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जो मुद्रा में मापा जा सकता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, पीगू के अनुसार मुद्रा में अगर मापा जा रहा है तो पीगू ने दी है, और देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं। तो वो परिभाषा किसने दी है, मार्शल के अनुसार दी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने क्या कहा है राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह वास्तविक उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। देखिए, अलग अलग जो भी विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं। हमने पढ़ा
मार्शल के अनुसार पढ़ा, प्रोफेसर पिगू के अनुसार पढ़ा, प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो कुजनेट्स ने कहा है राष्ट्रीय आय जो है वस्तुओं और सेवाओं का बाह्य वास्तविक उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। आगे प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क ने क्या कहा है, किसी विशेष अवधि में राष्ट्रीय आय को उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में व्यक्त किया जाता है जो उस विशेष अवधि में उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उनके प्रचलित विक्रय मूल्य पर निकलता है। तो ये चार विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, इनको हमने पढ़ लिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। क्या क्या अवधारणाएं होती हैं राष्ट्रीय आय की? राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय की चार अवधारणाएं प्रचलित हैं। नंबर 1 है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आप जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चारों को हम डिटेल में जानेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो ये चार क्या है इसकी अवधारणाएं हैं नेशनल इनकम की। आगे बात करते हैं जीबीए। जीबीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीबीए का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय आय में जीबीए का क्या अर्थ है? तो जीबीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। किसी देश की जीबीए उस देश की घरेलू घरेलू का मतलब भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के समग्र मूल्यों का योग में से इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए के सामान और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है। जीबीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले टोटल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। इससे यह भी पता किया जा सकता है कि कौन से खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है। तो ठीक है, जीबीए को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जीबीए बराबर जीडीपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा जीबीए का, जीबीए बराबर जीडीपी में से टैक्स और घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जीबीए निकल के आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो जीबीए हमने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं जीडीपी। जो चार अवधारणाएं हैं राष्ट्रीय आय की, पहली अवधारणा क्या है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है जानेंगे जीडीपी के बारे में। सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोलते हैं हम, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा जीडीपी। तो जीडीपी जो होता है किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है, ठीक है। जीडीपी के जो खास पॉइंट है वो क्या है, भौगोलिक सीमा के भीतर निवास करने वाले विदेशी भी इसमें शामिल होंगे, प्लस देशियों द्वारा उत्पादित अंतिम और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाता है। देखिए जीडीपी में जो होता है उनकी किन किन की जो वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाता है जो देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होते हैं, ठीक है। भौगोलिक सीमा को हम पढ़ेंगे क्या क्या शामिल होता है इसमें, ध्यान रखेंगे भौगोलिक सीमा के भीतर निवास करने वाले विदेशी। किसी देश की अगर जो भी भौगोलिक सीमा है उसमें अगर कोई विदेशी निवास करता है और देशियों द्वारा, देशी और विदेशी दोनों इसमें शामिल होंगे, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि जीडीपी में उत्पादन कहाँ हो रहा है यह महत्वपूर्ण होता है, ना कि कौन कर रहा है, क्योंकि ये क्या स्थान विशेष है। भौगोलिक सीमा के भीतर विदेशी भी उत्पादन कर सकते हैं और देशी व्यक्ति भी उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जीडीपी में उत्पादन कहाँ हो रहा है यह महत्वपूर्ण होता है, ना कि कौन कर रहा है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण होता। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। सूत्र क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था प्लस एक वित्तीय वर्ष भौगोलिक सीमा के भीतर होना चाहिए, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है, जीडीपी है। ये वही परिभाषा से निकल के आ रहा है, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। यही इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में भौगोलिक सीमा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। भौगोलिक सीमा को हम पढ़ेंगे। तो जो भौगोलिक सीमा होती है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है,
क्या क्या शामिल होता है भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, हम ये देखेंगे। देश की भौगोलिक, सामुद्रिक एवं राजनीतिक सीमा। दो या दो से अधिक देशों के मध्य चलने वाले जहाज, वायुयान, मछली पकड़ने वाली छोटी नावें किसके अंतर्गत आती हैं? भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आती हैं। पेट्रोल एवं डीजल खोजने के लिए समुद्र में स्थित स्थान, विदेशों में स्थित दूतावास एवं सैनिक अड्डे, ये सब क्या आते हैं? भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे भौगोलिक सीमा का अर्थ क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा था। ठीक, ये था ना, जैसे भौगोलिक सीमा के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति। तो भौगोलिक सीमा का जो अर्थ ये होता है कि कोई भी देश है, उसकी जो भौगोलिक सीमा है उसमें क्या क्या शामिल होता है? देश की भौगोलिक तो है ही, उसमें समुद्रिक एवं राजनीतिक सीमा सभी शामिल होती है, और साथ ही साथ दो या दो से अधिक देशों के मध्य चलने वाले जहाज, वायुयान, मछली पकड़ने वाली छोटी नावें सब किसके अंतर्गत आती हैं? भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आती हैं। पेट्रोल एवं डीजल खोजने के लिए समुद्र में स्थित स्थान है, वो भी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही आएगा। विदेशों में स्थित दूतावास एवं सैनिक अड्डे। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? घरेलू, शुद्ध घरेलू उत्पादन, इसे हम बोलते हैं एनडीपी। ठीक है। एनडीपी क्या है? ये भी राष्ट्रीय आय की एक अवधारणा है। दूसरी, पहली हमने पढ़ी जीडीपी, दूसरा हम पढ़ेंगे एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पादन। ठीक है। यह शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने पर जो शेष बचता है उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। जीडीपी क्या होती थी? जीडीपी क्या है? एक किसी देश की जो जीडीपी है उसमें एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत देश की भौगोलिक सीमा के भीतर सभी अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है, ठीक है, मूल्य का जो मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी। जीडीपी हमने पढ़ लिया। तो अब एनडीपी क्या होता है? जो जीडीपी में से हम क्या घटा देंगे? डेप्रिसिएशन अगर घटा देते हैं तो जो शेष बचता है उसे हम क्या कहेंगे? एनडीपी कहेंगे। ठीक है। तो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? निकल के आ जाएगा एनडीपी। ठीक है। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन और बराबर होगा एनडीपी। बात समझ में आ गई? क्लियर। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन अगर घटा दें तो क्या निकल के आ जाता है हमारे पास? एनडीपी निकल के आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा अवधारणा क्या थी? सकल राष्ट्रीय उत्पाद थी, जिसे हम जीएनपी कहेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जीडीपी में क्या था? किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता था। ठीक है। यहाँ पे क्या है? वहाँ पे भौगोलिक सीमा थी। भौगोलिक सीमा में कौन कौन निवास करते थे? ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे क्या है? किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित, यहाँ पे क्या है? देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। समझ आपके अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है। आगे है नोट, देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को शामिल किया जाता है। देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को शामिल किया जाता है तथा देश में रहने वाले विदेशियों की कुल आय को घटा दिया जाता है। इसमें क्या है? जो देशी व्यक्ति विदेश में रहते हैं और वहाँ पे क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनको शामिल कर लिया जाता है विदेश में, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित, ये नहीं कहा गया कि भौगोलिक सीमा के भीतर या कहीं भी, मतलब उसने कहा है किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। तो एक देश के जो निवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को जोड़ लिया जाता है तथा देश में रहने वाले जो विदेशी हैं, भाई ऐसा तो नहीं है जो एक देश के व्यक्ति अन्य देशों में रह सकते हैं और वहाँ पे वस्तुओं उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है। तो विदेशी भी अपने देश में आके क्या कर सकते हैं? वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पे शामिल किया जाता है कि
देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को शामिल किया जाता है तथा देश में रहने वाले विदेशियों की कुल आय को घटा दिया जाता है। समझ में आया? जीडीपी में क्या क्या शामिल हो? जीडीपी प्लस एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब ये है देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य एक्स हो गया, और देश में रहने वाले विदेशियों की कुल आय एम, इसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो क्या निकल के आ जाता है हमारे पास? जीएनपी निकल के आ जाता है। बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है, वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं, बैक करके आप देख सकते हैं। आगे है जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आगे एक्स देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। तो इसका सीधी सी परिभाषा मैं आपको बता दूं। देखिए, जो हमारा जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, जीडीपी में देश के निवासियों द्वारा भारत के बाहर, मतलब देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को शामिल कर लिया जाता है और देश में रहने वाले विदेशियों की कुल आय को घटा दिया जाता है जीडीपी में से। तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम क्या कहते हैं? जीएनपी कहते हैं, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। आगे है जीडीपी में क्या होता था? जीडीपी में ये होता था कि उत्पादन कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता था। वहाँ पे ये होता था कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, मतलब देश की भौगोलिक सीमा के भीतर है या नहीं। जबकि जीएनपी में क्या होता है? उत्पादन में जीएनपी में उत्पादन कहाँ हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उत्पादन कौन कर रहा है। ठीक है, तो बात आपकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सूत्र क्या है इसका? देश की अर्थव्यवस्था प्लस एक वित्तीय वर्ष प्लस देश के नागरिक माइनस देश में रहने वाले विदेशी प्लस उत्पाद अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यही परिभाषा की परिभाषा ही है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिक, कहने का मतलब देशवासियों द्वारा भारत के बाहर, सॉरी भारत की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम भारत में हैं, मतलब देश के नागरिक का मतलब है देशवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में से देश में रहने वाले विदेशी की आय को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। और जो भी मूल्य होता है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? जीडीपी में से देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को शामिल कर लिया जाता है तथा देश में रहने वाले विदेशियों की कुल आय को घटा दिया जाता है। तो हमारे पास क्या निकल के आता है? जीएनपी में मिल जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चौथी अवधारणा क्या थी? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? वही है, जैसे देखिए दो चीज़ आपको याद करनी है, जीडीपी याद करनी है। जीडीपी में से क्या घटा देते हैं? मूल्य ह्रास घटा देते हैं, तो क्या निकल के आ जाती है? एनडीपी निकल के आ जाती है। ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, जीएनपी में से, जीएनपी की बात हम कर रहे थे, जीएनपी क्या है? जीएनपी में से निकाल लिया हमने, अच्छे से समझ आ गया। जीएनपी में से क्या घटा देंगे अपन? जीएनपी में से मूल्य ह्रास को अगर घटा दें तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? घटाने पर जो शेष बचता है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो चारों अवधारणाएं आपको समझ आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट आगे। आगे राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? ठीक है, तो देखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। तो एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी मिल सके। और एक बात और, जो लोग दिसंबर 2023 यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और कई प्रयासों के बाद विफल हो गए हैं, जिसको अगर नोट्स चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट के, ठीक है, तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9675474381। ठीक है, ठीक है, 81, एक सेकेंड, हाँ क्या था? 9675474381।
474381। ठीक है, बेहतरीन नोट्स आपको अगर चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट के तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना किस तरीके से की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है निम्न प्रकार से की जाती है। नंबर 1, मार्केट कॉस्ट पर, साधन कीमत फैक्टर कॉस्ट पर, कांस्टेंट प्राइस फिक्स प्राइस जैसे बोलते हैं स्थिर मूल्य पर, और वर्तमान मूल्य पर। ठीक है, प्रत्येक को पढ़ेंगे आगे। चलिए, बाजार कीमत पर नेशनल इनकम की गणना किस प्रकार की जाती है? जिस मूल्य पर क्रेता खरीदने को और विक्रेता बेचने को तैयार होता है वह उस वस्तु का बाजार मूल्य कहलाता है। ये आपको पता ही है। जिस मूल्य पर क्रेता खरीदने के लिए और विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है उस वस्तु की क्या कहलाती है? बाजार कीमत कहलाती है। ठीक है, जैसे ग्राफ द्वारा समझाया गया है, आप देख सकते हैं। आगे, साधन कीमत पर क्या होता है? साधन कीमत पर किसी वस्तु के उत्पादन में 5 साधन शामिल होते हैं। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, आयोजक और उद्यमी। साधन कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या शामिल होता है? साधन कीमत पर जो शामिल होता है उसमें 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, आयोजक और उद्यमी। यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है, निम्न में से कौन साधन कीमत में शामिल नहीं होता? तो 3 आपको दे दिए जाएंगे, एक अलग से दे दिया जाएगा तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या 3 दे दिए जाएंगे, लास्ट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो आपको ये याद रखने हैं कौन कौन सी 5 चीज़ें शामिल होती हैं। भूमि शामिल होती है, श्रम शामिल होता है, पूंजी शामिल होती है, आयोजक और उद्यमी। ठीक है, उक्त 5 साधनों पर आने वाली कुल लागत के योग को कुल उत्पादित मात्रा से भाग देने पर उस वस्तु की साधन कीमत ज्ञात होती है। ठीक है, तो समझ आया होगा। जो ऊपर के जो 5 साधन हमने बताए हैं उनमें आने वाली कुल लागत के योग को, कुल लागत को उत्पादित मात्रा से भाग देने पर, तो फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय की गणना की व्यवहारिकता क्या क्या है? देखिए, बाजार कीमत क्या होती है? जिस कीमत पर क्रेता खरीदने के लिए और विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है बाजार कीमत कहलाती है। साधन कीमत में 5 फैक्टर शामिल होते हैं। 5 फैक्टर आपने पढ़े अभी, कौन कौन से थे? भूमि, श्रम, पूंजी, आयोजक और उद्यमी। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजर एंड एंटरप्रेन्योर। क्लियर? आगे है, अब इसको देखेंगे तालिका द्वारा हम समझ सकते हैं। बाजार कीमत और साधन कीमत को मार्केट कॉस्ट में विभिन्न लगाते हैं। जो मार्केट कॉस्ट आती है उसमें क्या जोड़ते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ते हैं, प्लस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जोड़ते हैं, प्लस प्रॉफिट जुड़ा होता है, तब क्या होती है? इसकी मूल्य निकल के आता है। ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट होती है, फैक्टर कॉस्ट में वस्तु के उत्पादन के साधनों में आने वाली कुल लागत का योग मात्र होता है। जो मार्केट कॉस्ट है फैक्टर कॉस्ट से हमेशा क्या रहती है? ज़्यादा रहेगी। ये भी यहाँ पे कहा गया है, मार्केट कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट से क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। मार्केट कॉस्ट में उपभोक्ता वस्तु की कीमत में तोल मोल कर सकता है, फैक्टर कॉस्ट में तोल मोल करना संभव नहीं। प्राय अलग अलग जगह पर वस्तु की मार्केट कॉस्ट अलग अलग होती है। फैक्टर कॉस्ट लगभग हर स्थान पर समान होती है। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या लगती है? फिक्स कॉस्ट लगती है। वो क्या रहेगी? कहीं भी उत्पादन करिए जितनी कॉस्ट आनी है वो आनी ही है। और जब उसको मार्केट में बेचते हैं, अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट उस वस्तु के हो सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है। मार्केट कॉस्ट में राष्ट्रीय आय की गणना कठिन है, फैक्टर कॉस्ट में राष्ट्रीय आय की गणना करना आसान है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। उपरोक्त मूल्यांकन से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय को साधन कीमत पर आंकना अधिक व्यवहारिक है। उपरोक्त जो मूल्यांकन हमने किया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में, उससे पता चलता है कि राष्ट्रीय आय को साधन कीमत पर आंकना अधिक व्यवहारिक है, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट दोनों में की जाती है। ये आपको ध्यान रखने योग्य है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, आगे है, ग्राफ के माध्यम से राष्ट्रीय आय का प्रस्तुतिकरण है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। उपरोक्त धारणाओं के आधार पर राष्ट्रीय आय को समीकरण के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। इसको हम समझेंगे किस तरीके से है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। इसके लिए ये है, देखो,
GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट कॉस्ट पे में से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल के आएगी? नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। बात समझ में आई होगी, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट कॉस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन पर माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगी? नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस सब्सिडी जोड़ देंगे तब भी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्जिन कॉस्ट में से माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस सब्सिडी कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी? नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। ये इसके क्या हैं? फॉर्मूले हैं, इनको आप याद करके जा सकते हैं एग्जाम के पर्पज से। आगे है स्थिर मूल्य कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आधार वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो बाजार कीमत होती है उसी पर स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आधार वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की जो बाजार कीमत होती है उसी पर ही स्थिर मूल्यों पर आय की गणना की जाती है। वर्तमान मूल्य क्या होता है? करेंट प्राइस। जिस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना करनी हो उसी वर्ष वस्तुओं और सेवाओं की जो बाजार कीमत होती है उसी मूल्यों पर ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो बात समझ में आ गया, ठीक है। चार इस तरीके से इसकी गणना की जा सकती है राष्ट्रीय आय की। कौन कौन से तरीके थे देखेंगे। ये हमने पढ़ा। नंबर 1 बाजार कीमत हमने पढ़ लिया। साधन कीमत, स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य। बाजार कीमत का मतलब जिस मूल्य पर क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है, मार्केट कॉस्ट कहलाती है। साधन कॉस्ट क्या कहलाती है? साधन कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। स्थिर मूल्य आधार वर्ष को माना जाता है और वर्तमान मूल्य में चालू वर्ष के मूल्यों को लिया जाता है। आगे है, चारों हमने पढ़ लिया, अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। ये फॉर्मूले हमने कवर कर लिए। आगे है वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य के बारे में जिस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना करनी हो उसी वर्ष वस्तुओं एवं सेवाओं की जो बाजार कीमत होती है उसी मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नोट क्या क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर मूल्यों एवं वर्तमान मूल्यों दोनों पर ही ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर मूल्य एवं वर्तमान मूल्य दोनों पर ही ज्ञात किया जाता है। स्थिर मूल्य से ज़्यादा क्या होता है? वर्तमान मूल्य होता है। वर्तमान मूल्य अधिक होने का कारण क्या है? इन्फ्लेशन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि वर्तमान मूल्य अधिक होने का क्या कारण है, यानी कि मतलब राष्ट्रीय आय में वर्तमान मूल्य अधिक होने का क्या कारण है? तो उसका कारण है इन्फ्लेशन। क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था का विभाजन। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन, निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, बिजली, गैस व जल आपूर्ति। बिजली, गैस व जल आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, होटल, यातायात एवं संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यापार सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। देखिए, आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन, निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, बिजली, गैस एवं जलापूर्ति। तृतीय क्षेत्र में आते हैं व्यापार, होटल, यातायात एवं संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यापार सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। आपसे पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो राष्ट्रीय आय को मापने की प्रमुख विधियों निम्न विधियों से मापा जा सकता है, जो निम्नवत हैं। क्या है? नंबर 1 है प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। 3 विधियां हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से एक बनेगा, राष्ट्रीय आय को मापने की निम्न में से कौन सी एक विधि नहीं है? ये कौन सी एक विधि है? ठीक है, तीनों आपको दे दिया जाएगा। उपरोक्त सभी एक ऑप्शन होगा तो उपरोक्त सभी, अगर तीन ये दी हैं, एक अदर दी है, क्लियर, तो वो क्या है? आप ध्यान रखेंगे तीनों विधियों को, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और व्यय विधि। तो आप समझेंगे राष्ट्रीय आय को जो मापने में क्या क्या शामिल होता है। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, विनिर्माण एवं खनन एवं उत्खनन उत्पादन गणना विधि से मापे जाते हैं।
आय विधि के अंतर्गत बिजली, गैस एवं जलापूर्ति, व्यापार, होटल, यातायात एवं संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापार सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं, और व्यय विधि में आता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, निर्माण। समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा इसका इतिहास। क्या है राष्ट्रीय आय का इतिहास? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। यहाँ से अच्छे से ध्यान करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत बहुत संभावना आपकी रहती है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1868। किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने तत्कालीन भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, भारत में जब राष्ट्रीय आय का आकलन सन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया था? तो ध्यान रखेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे 20 रुपये बताया गया था। राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति प्रोफेसर BKRB राव थे। राष्ट्रीय आय की जो गणना के लिए जो वैज्ञानिक विधि का जो प्रयोग किया था, सबसे पहले किसने किया था? प्रोफेसर BKRB राव। ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत में 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। आपसे पूछ लिया जाएगा, PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था, किस वर्ष किया गया था? आफ्टर मतलब स्वतंत्रता के पश्चात। तो क्या कब किया गया था? 1949 में। जिसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित अपने 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की, किंतु इस बीच इस कार्य को ठीक करने के लिए एक स्थायी संगठन स्थापित किया गया, जिसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसकी स्थापना 1951 में की गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान समय में भी यही संस्था राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा की जाती है? तो उसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन PC महालनोबिस का जन्मदिन था, इसलिए उस दिन को 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ आपने पढ़ी, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमने कवर कर लिए। आगे है, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की माप के लिए उत्पादन विधि तथा आय विधि के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पादन विधि तथा आय विधि के मिश्रित रूप का प्रयोग यहाँ से किया जाता है, जबकि व्यय विधि का प्रयोग अत्यंत नगण्य है। भारत में व्यय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि भारत में इसके पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आगे है, उत्पाद विधि क्या है? उत्पाद विधि में क्या क्या शामिल होता है, ये भी आप पढ़ लीजिए। उत्पादन विधि में मुख्यतः 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में 1 वर्ष के भीतर उत्पादित वस्तुओं की मूल्य की गणना की जाती है। इस विधि में यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन को शामिल किया जाता है। इसका मतलब इसका GDP में योगदान लगभग 14% है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का GDP में योगदान कितना रहता है? लगभग कितने % है? 14। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण एवं विनिर्माण, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? निर्माण, विनिर्माण में बिजली, गैस एवं जलापूर्ति को शामिल किया है। इसका GDP में योगदान 28% होता है। जबकि तृतीय क्षेत्र में बीमा, बैंकिंग, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार सेवा इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसका GDP में योगदान कितना होता है? 58% है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, कितने % है? आपसे तीनों क्लियर हो गए। प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन, प्राथमिक क्षेत्र का जो GDP में जो योगदान है वो कितने % है? लगभग 14% है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 28, और सर्वाधिक जो हिस्सेदारी है वो किसकी है? 58%, 28% द्वितीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 58% है, जो क्या है? सर्वाधिक है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं आय विधि। इस विधि में देश के विभिन्न वर्गों द्वारा अर्जित आय को जोड़ा जाता है। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय
एक निश्चित दिए हुए वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों जैसे मजदूरी एवं पारिश्रमिक, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, लाभांश, लगान और किराया, सरकारी उद्यमों से लाभ, अतिरिक्त लाभ, ब्याज, कर्मचारियों के कल्याण के लिए अंशदान, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम इत्यादि का समग्र योग किया जाता है। इसे सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इनकम विधि में क्या क्या शामिल किया जाता है, प्रोडक्ट विधि में क्या क्या शामिल किया जाता है। अब व्यय विधि, इस विधि के अंतर्गत किसी दिए हुए वर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय तथा आयातों पर किए गए व्यय समग्र योग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय व्यय कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। उत्पादन में उत्पादन से संबंधित, इनकम में जितनी भी इनकम से संबंधित हैं सबको शामिल किया जाता है, और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से संबंधित सभी व्यय शामिल किए जाते हैं। 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय बरतने वाली सावधानियां क्या क्या हैं। उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। कहने का मतलब जो वस्तुएं कंज्यूमेबल हैं, उपभोग एवं पूंजीगत कैपिटल गुड्स हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, हमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, मध्य वस्तुएं शामिल नहीं होंगी। अंतिम वस्तुएं जिनका उत्पादन फिनिश हो गया होगा, मतलब फाइनल वो मार्केट में या उपभोक्ता के यूज के लिए हों, उनको शामिल किया जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाता। राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है। ठीक है, आयातित वस्तुओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि वे अपने देश में उत्पादित नहीं होती। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेड वस्तुओं को नहीं जोड़ा जाता है। आगे तो ये थी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ। आगे राष्ट्रीय आय की गणना में न शामिल की जाने वाली मदें कौन कौन सी हैं। हस्तांतरण भुगतान, ऐसे भुगतान जो किसी सेवा या उत्पादन के बदले नहीं दिए जाते बल्कि प्राय सामाजिक सुरक्षा हेतु भुगतान किए जाते हैं, जैसे पेंशन होगा। हस्तांतरण भुगतान क्या होते हैं, जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज आदि जो भी हस्तांतरण भुगतान है उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। पूंजीगत लाभ, कोई भी अगर कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, गैर कानूनी गतिविधियाँ, कालाबाजारी, तस्करी, जुआ आदि से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाएगा। पुरानी वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये भी आप पढ़ सकते हैं इनको। आगे है आय के प्रकार। आय के प्रकार निम्न हैं। प्रति व्यक्ति आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय, व्यय योग्य आय। प्रति व्यक्ति क्या होती है, पर कैपिटा इनकम। जब किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या को उस देश की कुल आय से विभाजित, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। जब किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या से उस देश की कुल आय को विभाजित करने पर जो औसत राशि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आती है उसे क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। कहने का मतलब एक देश की इनकम, जितनी भी इनकम होती है उसको उस देश में रहने वाली कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो क्या निकल के आ जाती है, पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। निजी आय, पर्सनल इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम जिसे हम कहते हैं। देश की आय को निजी आय कहते हैं, अर्थात घरेलू सीमा में अर्जित आय प्लस विदेशों में अर्जित आय क्या कहलाती है, निजी आय कहलाएगी। आगे है व्यक्तिगत आय। पर्सनल इनकम किसी व्यक्ति की विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय के योग को व्यक्तिगत आय कहते हैं। आगे है व्यय योग्य आय। व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों को घटाने पर जो आय शेष बचती है वह व्यक्ति की व्यय योग्य आय कहलाती है। व्यक्तिगत आय माइनस डायरेक्ट टैक्स बराबर व्यय योग्य आय। महत्वपूर्ण यहाँ पे शब्दावली दी हुई है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था, मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुएं, इनको समझेंगे। मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं या सेवाएं जो प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं को उपलब्ध न होकर उत्पादन में सहयोग करती हैं। वे वस्तुएं या सेवाएं जो प्रत्यक्षतः उपभोक्ता को प्राप्त न होकर के उत्पादन में सहयोग करती हैं, ऐसी वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं।
ठीक है। जबकि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्गत वे वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग प्रत्यक्ष उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से करता है, जिन्हें पुनः उत्पादन के कार्य में नहीं लाया जाता। बात समझ में होंगे। तो अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। आगे है आधार वर्ष बेस ईयर क्या होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। हिंदू वृद्धि दर का क्या अर्थ है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आर्थिक विकास दर और आर्थिक समृद्धि दर। आर्थिक विकास गुणात्मक संकल्पना है, जबकि आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक संकल्पना है। सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। आर्थिक विकास दर क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन यदि होता है तो उसकी जो रेट होती है वो क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर कहलाती है। जबकि निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया नेशनल इनकम का। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जानकारी आपको मिलती रहे। एक बार फिर आपको याद दिला दूँ, जो भी व्यक्ति यूजीसी नेट जो एनटीए नेट दिसंबर 2023 में शामिल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका प्रथम प्रयास में या कई प्रयासों में असफल होने के बाद अगर नेट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे मैंने वीडियो में जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स आपको चाहिए हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन बैंक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, सारी जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।